वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम अपने रट्टा मार सीरीज के अगले टॉपिक पे पहुंचे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियमों से। क्लियर है? तो सबसे पहले जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आता ही आता है। आप देखेंगे कि 1986 के जस्ट 2 साल पहले 1984 में घटना हुई थी। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। क्लियर है? परंतु इसकी जो एक आधारशिला है वह 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाया गया था। क्लियर है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको बोलते क्या कहें तो एक तो पहले बोलते हैं भाई छाता विधान। क्लियर है? ठीक। इसमें क्या है, ये किस लिए लाएगा तो भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत ये लाया हुआ है। तो यहाँ पे बना लेंगे क्या, डबल स्टार बना लेंगे। क्लियर है? डबल स्टार बना लेंगे। कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। ठीक। अब एनजीटी एक्ट 2010 कब आया? 2010 के द्वारा आया। भाई आप देखेंगे कि पर्यावरण में रहने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित है। यानी कि स्वच्छ पर्यावरण, क्या स्वच्छ पर्यावरण, अब स्वच्छ पर्यावरण के तहत सब आता है। आप समझेंगे शब्दों की परिभाषाओं, शब्दों का मतलब समझिए। स्वच्छ पर्यावरण में भाई साफ पानी, साफ हवा, स्वच्छ वातावरण, ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। मैंने जब पॉलिटी की रट्टा मार क्लासेस ली थी वहां पे आपको आर्टिकल 21 समझाया था। क्लियर? तो क्या है भाई, एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई। एनजीटी कब बना? 18 अक्टूबर 2010 को। क्लियर है? चलिए, अब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। ठीक। किस लिए भाई? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए 1988 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत क्रमशः क्या बनता है? केंद्रीय और राज्य नियंत्रण बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी किससे बनता है? जल एक्ट 1974 के थ्रू। ठीक। अब यहाँ पे सीपी देख लेते हैं। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। अभी मैंने बताया कि गठन जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। किसके तहत? धारा 3 के तहत। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा क्या है कि भाई वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसको क्या सौंपे गए हैं? कार्य और शक्तियां सौंपे गए हैं। भाई जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900 उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी कौन प्रदान करता है? सीपीसीबी करता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण निवारण प्रदूषण सीपीसीबी में 1974 1981 सम्मिलित हैं, तो क्या 1986 से भी काम करता है? तो जी करता है। कैसे? ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक फील्ड संगठन का काम करता है तथा मंत्रालय को क्या करता है? तकनीकी उपबंधों के बारे में सेवाएं प्रदान करता है। क्लियर? ये याद रखेंगे। अब वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, भाई क्यों? रोकथाम उन्मूलन करने के लिए। क्लियर है? वायु साफ स्वच्छ रखने के लिए। जल उपकर अधिनियम कब का है? 1974 का है। इसमें था क्या? इसका उद्देश्य था कुछ उद्योगों को चलाने वाले व्यक्तियों तथा कुछ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किए गए जल पर उपकर लगाने और वसूलने का इसमें प्रावधान था। भाई कल के दिन मैं कोई उद्योग खोल लूं और उसमें मुझे पता चल रहा है कि पानी में बहुत यूज कर रही हूँ या पानी मेरे द्वारा गंदा हो रहा है, तो भाई कुछ तो टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो जल उपकर अधिनियम 1977। क्लियर? अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पर्यावरण के लिए कुछ काम किया गया। तो हम इसमें 2 अनुच्छेद देखेंगे। पहला क्या? अनुच्छेद 48A। अगर हम ये 48A की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? डीपीएसपी की। किसकी बात कर रहे हैं? डीपीएसपी की। क्लियर? तो क्या था कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का क्या है? निर्देश है। क्लियर? 51A में क्या है? अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है जो पर्यावरण की रक्षा करे। अगर हम ये 51A की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। मैंने आपको जब रट्टा मार में पॉलिटी की क्लासेस ली थी तब मैंने आपको बताया था कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ आते हैं। अगर आप अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य भी वहां आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ठीक।
इसका गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत हुआ है। उद्देश्य क्या है? देश में भूजल संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन करना। क्लियर है? किससे गठित हुआ है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत। क्लियर है? अब बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम, भाई लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा दिसंबर में पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति फरवरी 2003 में दे दी। क्लियर? इसके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया। कब? 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। तो यहाँ क्या बनाएंगे? डबल स्टार बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपने जब भी किसी वन जीवों के बारे में सुना होगा तो आपने देखा होगा ना कि उसमें लिखा होगा कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है, 2 में शामिल है, 3 में शामिल है, 4 में शामिल है। तो ये अनुसूचियां क्या है? यह अनुसूची जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनमें जो सुरक्षा का लेवल है वह भी बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए कि जो बाघ है, ठीक है, टाइगर है, वह अनुसूची 1 में शामिल है और कछुआ भी अनुसूची 1 में ही शामिल है, तो दोनों को मिलने वाला संरक्षण सेम होगा। समझ में आई बात? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया। अवैध तस्करी, सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कितने अधिनियम, कितनी धाराएं हैं? 66। ठीक। वन संरक्षण अधिनियम 1980, दिसंबर 1980 में अधिनियमित किया गया। लागू लेकिन ये अक्टूबर 1980 में ही हो गया था। तो क्लियर, अगर लागू पूछे जाएंगे तो क्या है? 25 अक्टूबर 1980। क्लियर है? अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भाई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने के अंतर्गत क्या है? एक सांविधिक निकाय है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है? अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अच्छा, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड देहरादून। क्लियर? वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड देहरादून। क्लियर है? अब अंटार्कटिका पर भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र हैं। क्लियर? और यह चर्चा का विषय मैं पढ़ा इसलिए रही हूँ क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि भारत ने अब नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए अपना जो एक उद्देश्य है पारित किया है। तो भारत अब नया अनुसंधान केंद्र बनाना है जो कि चौथा होगा। तो पहला कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, स्थापना 1983-84 में की गई थी। क्लियर? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका, भारत में नहीं। ठीक। दूसरा अनुसंधान केंद्र था मैत्री जो 1988-89 बना। तीसरा था भारती जो 2012 में बना। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और अब चौथा बनाने के लिए जो भारत सरकार वह प्रयासरत है, इसलिए यह चर्चा का विषय बने हुए, तो हो सकता है पेपर में पूछ ले। तो एक नजर हमने डाल दी। अब पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में। अब इसको याद कैसे करेंगे? भाई हैदराबाद बिरयानी बड़ी फेमस है, उससे बहुत पोषण प्राप्त होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। क्लियर? भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान, इसमें डबल स्टार बनाएंगे। क्लियर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। क्लियर? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भाई हमारे भोपाल में, IAFM। क्लियर? अब ये क्या है? भाई केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के जोधपुर में स्थित। भाई जहां शुष्क क्षेत्र होगा वहीं बनाएंगे, तो जोधपुर में बना दिया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हम रट्टा मार सीरीज में उन्हीं टॉपिक या वही फैक्ट लेके आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी, अनावश्यक ना आप पढ़िए ना हम पढ़ाना चाहते हैं। क्लियर है? हम चाहते हैं कि जितना भी PDF में है, अगर आप उस PDF को निकाल रहे हैं तो उसकी एक एक लाइन भी आपके लिए काम की रहे। क्लियर है? तो PDF कहाँ से मिलेंगी? रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिलेंगी। ठीक है, चले मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।